Good morning student, myself Anita Gautam, Education Department from City Group of College. This is my first lecture. I teach to you Economics, BLED second year. आज मैं आपको BLED सेकेंड ईयर के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगी। ये सब्जेक्ट हमारा 4 यूनिट में डिवाइड है, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड 4 यूनिट। आज हम फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट यूनिट के टॉपिक को देखेंगे। हमारा फर्स्ट यूनिट में टॉपिक है आपका, पहला टॉपिक है डिमांड। इसमें हम पढ़ेंगे मतलब डिमांड का मीनिंग, टाइप्स, स्लोप, एजम्पशंस एंड लॉ ऑफ डिमांड। दूसरा हम पढ़ेंगे सप्लाई में भी मीनिंग, सप्लाई की मीनिंग्स, टाइप्स, स्लोप, एजम्पशंस एंड लॉ ऑफ सप्लाई। थर्ड टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इट्स इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंफीरियर गुड्स एंड ग्रिफिन गुड्स, और इसका लास्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर सरप्लस। तो हम अपने पहले फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डिमांड। आज हम पहले डिमांड में के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड की मीनिंग और उनके टाइप्स। इसमें आज हम इतना ही कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिमांड का अगला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। पहले हम डिमांड का पढ़ते हैं कि डिमांड की मीनिंग क्या होती है, डिमांड का अर्थ क्या होता है। तो किसी वस्तु की मांग का मतलब वस्तु की उस इच्छा से है जिसमें खरीदने की शक्ति या क्षमता हो और उसे वह करने की तत्परता भी हो। मतलब जब भी हम कोई वस्तु की मांग करते हैं तो उस वस्तु की मांग के लिए सबसे पहले क्या हो सकता है कि हमें उस वस्तु को की मांग करने के लिए इच्छा हो, खरीदने की शक्ति यानी क्षमता हो कि मतलब और पैसे हो, कीमत हो, तभी हम उस वस्तु की मांग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे कि मांग को समझेंगे कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को उपभोग यानी खरीदने की इच्छा करता है और उसके पास आवश्यक क्रय भी हो, अर्थात आय के साथ खर्च करने की इच्छा दोनों का होना वस्तु की मांग के लिए आवश्यक है। यानी इच्छा और क्रय दोनों का होना हमारे मांग के लिए आवश्यक होता है। एक निश्चित मूल्य पर समय की निश्चित इकाई के भीतर क्रय की जाने वाली वस्तु का परिणाम ही मांग है। ये भी हम एक मांग का अर्थ है कि क्या है कि एक वस्तु या एक निश्चित मूल्य पर समय की निश्चित इकाई के भीतर क्रय की जाने वाली वस्तु का परिणाम ही मांग है। नेक्स्ट है कि मांग का अर्थ किसी वस्तु को प्राप्त करने से है, किंतु अर्थशास्त्र में वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा मात्र को ही मांग नहीं कहते। मतलब अगर हम ये सोच लें कि हमें कोई वस्तु प्राप्त करनी है तो वही हमारी मांग नहीं होगी, बल्कि अर्थशास्त्र के संबंध में एक निश्चित मूल्य व निश्चित समय से है। मतलब एक निश्चित मूल्य और निश्चित समय पर ही हम किसी वस्तु की मांग कर सकते हैं और उसके लिए हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इच्छा है। मतलब बिना इच्छा के हम उस वस्तु की मांग नहीं कर सकते हैं। अब हम परिभाषा पढ़ेंगे, मांग की क्या क्या परिभाषा हैं, तो उससे हम समझेंगे कि मांग क्या होता है। किसी वस्तु की मांग, ये प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार है कि किसी वस्तु की मांग उन वस्तुओं की तालिका होती है जिन्हें क्रेतागत एक निश्चित समय पर उसकी सभी संभावित मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी डिफिनीशन हमारी बाग की है। बाग ने बताया है कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की मात्रा तथा उसकी कीमत से संबंधित होती है जो कीमत विशेष पर खरीदी जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो परिभाषा है वो है मार्शल के अनुसार। यहाँ पे मार्शल के मतलब मांग के नियम की परिभाषा दे दी गई है कि मांग के नियम का सामान्य कथन यह है कि वस्तुओं की अधिक मात्रा की बिक्री के लिए उसके मूल्यों में कमी होनी चाहिए ताकि उस वस्तु के क्रेता अधिक हो सके। जब मूल्य कम होगा तो क्रेता अधिक होंगे। दूसरे शब्दों में मूल्य गिरने से मांग बढ़ती है और मूल्य बढ़ने से मांग घटती है। जाहिर सी बात है कि जब हमारा मूल्य गिरेगा तो अपने आप जो है मांग बढ़ जाएगी, और अगर हमारा मूल्य बढ़ेगा तो मांग घट जाएगी। ज़्यादा वस्तु की अगर कीमत कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे खरीदेंगे, जिससे कि उसकी मांग बढ़ जाएगी, और अगर वस्तु की कीमत बहुत अधिक है तो उसको कम ही लोग खरीद पाएंगे, जिससे कि मांग जो है वो घट जाएगी।
प्रोफेसर जे.एस. के अनुसार प्रोफेसर जे.एस. ने बताया है कि मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई मात्रा से लगाया जाना चाहिए जो कि एक निश्चित मूल्य द्वारा क्रय की जाती है। मांग की मात्रा स्थिर मात्रा नहीं होती, यह तो सामान्य मूल्य के साथ बदलती रहती है। मतलब जैसा मूल्य होगा वैसी मात्रा होगी, जैसी मात्रा होगी वैसी हमारी मूल्य होगी। यानी ये जो स्थिर मात्रा, जो मांग की मात्रा होती है वो स्थिर नहीं होती, मूल्य के साथ बदलती रहती है। एक लास्ट डिफिनीशन है बेनहम के अनुसार, किसी समय विशेष में दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस परिमाण को कहते हैं जो उस मूल्य पर एक निश्चित समय में क्रय की जाती है। अब हम ये देखेंगे कि जो अभी तक हमने परिभाषा देखी और अर्थ देखा, अब एक चीज़ और है इसमें, एलिमेंट्स, यानी जो मांग के मूल्य हैं, मतलब जो मांग है हमारी उसके मुख्य तत्व कौन कौन से, मतलब जो मांग को एक फुलफिल करता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखेंगे इसमें 5 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पहला निश्चित समय, दूसरा निश्चित कीमत, तीसरा इच्छा, चौथा योग्यता, पांचवा उपलब्धता। निश्चित कीमत मतलब एक निश्चित कीमत होनी चाहिए, एक निश्चित समय होना चाहिए और इच्छा होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की इच्छा ही नहीं है कोई वस्तु खरीदने की तो कीमत रख के भी वो मांग नहीं कर पाएगा किसी वस्तु की। तो इच्छा भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, योग्यता होनी चाहिए और उपलब्धता। ये मांग के आवश्यक जो है वो तत्व हैं। अब हम आगे मांग के प्रकार पढ़ेंगे। मांग के प्रकार में देखिए 3 तरह के पहले मांग बताए गए हैं कि जो मांग है वो 3 प्रकार के हैं। पहला मूल्य मांग, दूसरा आय मांग और तीसरा आड़ी या तिरछी मांग। पहले हम मूल्य मांग यानी प्राइस डिमांड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसमें यह कहा गया है कि अन्य बातें समान रहने पर मतलब कि जैसी स्थिति आज है वैसी स्थिति कल भी हो, तो होने पर मूल्य मांग वह मांग है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कल्पित मूल्यों पर खरीदने को तैयार रहता है। मतलब जैसे कि मूल्य मांग वह मांग होता है, यहाँ हम समझेंगे कि मूल्य मांग वह मांग होता है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कल्पित मूल्यों पर खरीदने को तैयार रहता है। यहाँ अन्य बातें समान रहे, मतलब वही सब जो अभी मैंने बताया है कि इसका आशय ये है कि जब उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग करता है तब उसकी रुचि, आय और फैशन ठीक आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संक्षेप में वस्तु की मांग उसकी कीमत पर ही निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में यहाँ हम डायग्राम से समझेंगे। दूसरे शब्दों में x वस्तु की मांग x वस्तु की कीमत का फलन है dx = f ब्रैकेट में px, यानी कि मूल्य मांग की व्याख्या को देखिए चित्र में है। चित्र फर्स्ट से स्पष्ट किया गया है कि चित्र में जो अभी आपको दिखेगा जो d और d मांग रेखा बाएं से दाएं, देखिए बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रही हैं, दिख रहा है d और d ठीक। थोड़ा सा और आ गया है, दिखा ठीक। तो गिरती हैं, इसका ढाल ऋणात्मक है, यानी ऊपर से जब नीचे की ओर गिर रहा है तो इसी को ऋणात्मक ढाल कहा जाएगा। यही कारण है कि कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि देखिए चित्र में ही दिखाया गया है, चित्र को देखते रहिए और ऊपर के उसको भी समझते रहिए। जैसे कि दिया है कि देखिए OP1 कीमत पर x वस्तु की मांग कितनी है, ON है ठीक। तो और जब x वस्तु की कीमत गिरकर OP होती है, नीचे देखिए OP होती है, तब उसकी मांग बढ़कर ON1 है ठीक है। वस्तु की कीमत में कमी से मांग वक्र E1 बिंदु खिसक E पर आ जाता है। E1 से कहाँ पे आ जा रहा है, E पर आ जा रहा है, तो वो ढलान ऊपर से नीचे की ओर हो जा रहा है। इसी से यह व्याख्या व्यक्तिगत मांग के संदर्भ में है। यदि इस प्रकार की सभी व्यक्तिगत मांगों को जोड़ दिया जाए
तो यह बाजार मांग कहलाएगी। मतलब ये हम आगे आपको बताएंगे कि व्यक्तिगत मांग क्या होता है और बाजार मांग क्या होता है। अभी आप यहाँ पे चित्र में ही समझिए कि कैसे जो है कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हम देखेंगे आय मांग, यानी कि इनकम डिमांड क्या होता है। इनकम डिमांड में ये होता है कि आय मांग का अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं की उन मात्राओं से लगाया जाता है जो किसी समय अवधि में अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ता अपनी विभिन्न आय स्तरों पर क्रय करने की तत्परता दिखाता है। यहाँ यह कहा जाएगा कि एक्स वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय वाई का फलन है, यानी dx इजिकल टू f ब्रैकेट में वाई। आय मांग के अंतर्गत दो प्रकार की वस्तुओं को ध्यान में रखकर अध्ययन किया गया। मतलब जो हम आय मांग है वो इनकम डिमांड जो है वो दो तरह से पढ़ेंगे। प्रायः जो ये वस्तुएं होती हैं, देखिए दो तरह की वस्तुएं होती हैं। पहला एक श्रेष्ठ और दूसरा हीन। मतलब श्रेष्ठ में सुपीरियर और हीन में इन्फीरियर, दोनों तरह की वस्तुएं हो सकती हैं। तो पहला आज हम देखेंगे अभी कि श्रेष्ठ वस्तुएं क्या होती हैं। श्रेष्ठ वस्तुएं में के अनुसार इनकम डिमांड कैसे क्या होता है। तो जब श्रेष्ठ वस्तुओं के बारे में है कि श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में जो मांग वक्र प्राप्त होगा उसका ढलान धनात्मक होगा। यहाँ पे धनात्मक इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब वस्तुएं श्रेष्ठ होंगी, जैसे अच्छी वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और ख़राब वस्तुओं की डिमांड कम। जैसी वस्तु वैसा डिमांड, इसीलिए जब वस्तु की क्वालिटी बढ़ेगी तो हमारा डिमांड बढ़ेगा, वस्तु की क्वालिटी घटेगी तो हमारा डिमांड घटेगा। इसीलिए यहाँ पे धनात्मक ढलान को कहा गया है। अर्थात आय में वृद्धि के साथ साथ मांग में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार व्यक्ति की आय का सीधा संबंध वस्तु की मांग से होता है। फलतः मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है। इस प्रकार अभी हम दिखाएंगे चित्र में कि जो सेकंड चित्र से स्पष्ट हो जाएगा कि वस्तु जब उपभोक्ता की आय P1, देखिएगा दिख रहा है, जब उपभोक्ता की आय P1 तब वस्तु की मांग ON है, परंतु जब आय बढ़कर OP1 हो जाती है तब मांग ON से बढ़कर ON1 हो जाती है। बढ़ी हुई मांग को ही देखिए इस चित्र में दिखाया गया है। तभी ये जो वक्र है हमारी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। इसी से हम ये अनुमान लगाएंगे कि इसमें धनात्मक संबंध होता है। नेक्स्ट हमारा है इन्फीरियर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वस्तुओं के संबंध में मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक यानी निगेटिव होगा, जैसा कि गिफिन वस्तुओं यानी ग्रिफिन गुड्स के संबंध में होता है। ज्यों-ज्यों उपभोक्ता की आय बढ़ती है त्यों-त्यों वह ऐसी वस्तुओं की मांग को घटा देता है। इस स्थिति को देखिए चित्र में थर्ड का ये जो चित्र है इसमें आपको दिखाया गया है। चित्र में डी यानी देख लीजिए डी और डी मांग रेखा है। जब उपभोक्ता की आय चित्र में देखिएगा OP है तब वह X वस्तु की ON मात्रा कम करता है। अब आय बढ़कर OP1 होती है, पर वह X वस्तु की मांग घटाकर ON कर देता है। अतः हीन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। इसमें हम देखेंगे कि ऊपर से फिर देखिए नीचे की ओर जो है ढलान आ रहा है। इसी से हम ये अनुमान लगाएंगे कि इसमें ऋणात्मक यानी निगेटिव जो है वो ढलान होगा। तो अब आगे फिर हम देखेंगे कि आड़ी और तिरछी मांग। आड़ी और तिरछी मांग में देखेंगे कि एक वस्तु के लिए मांग की उन मात्राओं के परिवर्तन से है जो उस वस्तु विशेष की कीमत में परिवर्तन न होकर किसी अन्य संबंधित वस्तु की कीमत में
परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। जैसे कि दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह से समझेंगे कि एक्स वस्तु की मांग वाई वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है, या एक्स वस्तु की मांग वाई वस्तु की कीमत का फलन है। फार्मूला देखिए दे रखा है डी एक्स इजिकल टू एफ ब्रैकेट में पी वाई। इस प्रकार की मांग प्रतिस्थापन वस्तुएं अथवा पूरक वस्तुएं के संदर्भ में पाई जाती हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे हैं जो एक दूसरे के बदले में प्रयोग में लाई जाती हैं, जबकि पूरक वस्तुएं वे हैं जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग की जाती हैं। देखिएगा, प्रतिस्थापन वस्तुएं मतलब एक के स्थान पर दूसरी वस्तु, जैसे चाय के स्थान पर हमने कॉफ़ी का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इस तरह हम का जो होगा वो हमारी जो वस्तुएं मतलब एक के बदले में दूसरी प्रयोग की जाएंगी, यही हमारी प्रतिस्थापन वस्तु हो गई। पूरक में मतलब एक दूसरे की पूरक जो एक दूसरे के बिना ना चलती हो, जैसे पेन और रिफिल का संबंध होता है। इंक का पेन, जब इंक होगी तभी पेन होगा और जब पेन होगा तभी इंक, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ऐसी वस्तुएं हमारी पूरक वस्तु होती हैं। तो पहला हम देखेंगे प्रतिस्थापन वस्तुएं। सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसमें है कि जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रतिस्थापन वस्तुएं कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे क्या है कि गुड़ चीनी का प्रतिस्थापन, जैसे अगर गुड़ की जगह पे हमने क्या किया, चीनी का इस्तेमाल कर लिया। जैसे कि माना चीनी वाई की कीमत बढ़ती है तो गुड़ एक्स की मांग बढ़ेगी, ठीक, क्योंकि चीनी की अपेक्षा गुड़ सस्ता है। यदि यही कारण है कि प्रतिस्थापन वस्तुओं की मांग वक्र का ढाल धनात्मक होता है। देखिए चित्र में जैसे कि दिखाया गया है, देख लीजिए चित्र नंबर 4, ये आपका यहीं इसके सामने ही है, ठीक है। चित्र में डी प्रतिस्थापन मांग वक्र है जो एक्स वस्तु की मांग तथा वाई वस्तु की कीमत में सीधा संबंध बताता है। यदि वाई वस्तु की कीमत ओ पी वाई से बढ़कर ओ पी वन वाई होती है तब एक्स वस्तु की मांग ओ एन से बढ़कर ओ एन वन होती है, ठीक है। चित्र में देखते रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो जैसे इसमें देखिए क्या हुआ कि इसमें धनात्मक संबंध बताया, यानी कि अगर गुड़ की कीमत बढ़ी या मांग बढ़ा तो चीनी जो है चीनी की अपेक्षा गुड़ सस्ता है, यही कारण है कि, ठीक है, कि इसमें धनात्मक संबंध हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ में चलती हैं। पूरक वस्तुओं के संबंध में प्रतिस्थापन वस्तुओं से विपरीत बात होती है। यदि किसी एक पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की मांग बहुत घट जाती है, ठीक। उदाहरण के लिए जैसे क्रिकेट बैट में मूल्य में वृद्धि के कारण क्रिकेट बॉल की मांग कम हो जाएगी, ठीक। अगर बैट का दाम बढ़ेगा तो बॉल की जो कीमत है वो घट जाएगी या मांग कम हो जाएगी। मगर मतलब बैट का मूल्य बढ़ा यानी मूल्य में वृद्धि हुई तो क्रिकेट बॉल की मांग में कमी हो जाएगी, क्योंकि बिना बैट के बॉल का अस्तित्व नहीं रह जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसमें भी देखिए चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। ये 5वां चित्र है आपका, कि इस चित्र से यह स्पष्ट होता है कि जैसे जो देखिए इसमें भी है कि चित्र में डी पूरक वस्तुओं का मांग वक्र है। वाई वस्तु की कीमत ओ पी से बढ़कर ओ पी वन होने पर एक्स पूरक वस्तु की मांग ओ एन से घटकर ओ एन वन हो जाती है। इस प्रकार पूरक वस्तुओं के मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, जो उस वस्तु की मांग तथा पूरक वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध बताता है, ठीक है। तो हमने इसमें आड़ी और तिरछी डिमांड में पढ़ा प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुएं। नेक्स्ट देखेंगे कि मांग के जो होते हैं वो अन्य कौन से प्रकार हैं। इसमें देखेंगे कि देखिए कुछ और भी प्रकार हैं उन 3 के अलावा। संयुक्त मांग यानी कि ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड क्या होता है, देखिए जब कभी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ 2 वस्तुओं की मांग की जाती है तो उसे संयुक्त मांग कहा जाता है। उदाहरण के लिए
रोटी और मक्खन की मांग। जैसे अगर हमने क्या किया कि एक के साथ दो वस्तुएं, मतलब एक साथ ही दो वस्तुओं की डिमांड की, यानी हमें रोटी भी चाहिए और मक्खन भी चाहिए। क्रिकेट बैट व बॉल, यानी क्रिकेट बैट भी चाहिए और बॉल भी चाहिए, तो ये हमारी संयुक्त मांग कहलाएगी। इसके अलावा देखिए है व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग में है कि जब किसी वस्तु की मांग के कारण अन्य किसी वस्तु या सेवा की मांग उत्पन्न होती है तो उसे व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। इसमें देखिए उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे श्रम की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है क्योंकि श्रम की सहायता से अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रकार है वो है सामूहिक मांग। सामूहिक मांग में यह है कि सामूहिक मांग का आशय ऐसी वस्तुओं से है जिसको एक से अधिक उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे कि कोयला का उपयोग देखिए, हम कोयला और बिजली दो चीज़ें हैं। जैसे कोयला का उपयोग हम बहुत सारी चीज़ों में ला सकते हैं, यानी सामूहिक उसका प्रयोग कर सकते हैं, और बिजली पंखा चलाने में, लाइट जलाने में, इन्वर्टर चार्ज करने में। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये सामूहिक मांग के उदाहरण हो सकते हैं क्योंकि इसका प्रयोग विभिन्न कामों में हो सकता है। तो आज हम इतना ही टॉपिक को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे। थैंक यू।